तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी का एक बार फिर से स्टडी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आप सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज के इस सेशन में आप सभी को पता है हमारी जो सीरीज है वो चल रही है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और इसका आज ये फोर्थ सेशन है। कौन सा सेशन है? फोर्थ सेशन है। 3 सेशन हमने ले लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर है उनको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट मैंने उनकी बना दी है, तो आप उनसे जरूर आप इनको देखें। बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन है। और मैं बताना चाहूंगा इन सेशन में ये केवल एक्ट नहीं है, ये ड्राइवर पार्ट का निचोड़ है। इसमें मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं छोड़ी जो इसमें इंक्लूड नहीं होती है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इन चीजों को देखना है और वन बाय वन हम इन चीजों को करते रहेंगे। तो यहां पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 चैप्टर 5, 6 और 7 आप सभी को पता होगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें टोटल 14 अध्याय है, यानी 14 चैप्टर है। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा इनमें से पांचवा, छठा और सातवां सेशन, सॉरी सातवां जो अध्याय चैप्टर है आज हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। बिल्कुल भी हम टाइम जाया यहाँ पर नहीं करेंगे। और सबसे पहले आज का हमारा जो सबसे पहला सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 5, परिवहन वाहनों का नियंत्रण। दोस्तों बताना चाहूंगा आप इस क्लास की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन क्लासों की पीडीएफ और पूरा कंप्लीट आपको बैच अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम के लिए चाहिए तो आप हमारा जो स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 5, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि परिवहन वाहनों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो परिवहन वाहनों को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इन पर धारा 66, ये 66 क्या है? सेक्शन है, सेक्शन। यहां पर इनके ऊपर धारा 66 के अनुसार परमिट को थोपा गया है कि परमिट की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ परमिट्स। मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहनों के रूप में वाहन का उपयोग या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, चाहे वह वाहन वास्तव में दिए गए या प्रति हस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अलावा किसी भी यात्रा या सामान को ले जा रहा हो या नहीं। किसी क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसे उस स्थान पर वाहन का उपयोग उस तरीके से करने के लिए अधिकृत किया गया है जिस तरीके से वाहन का उपयोग किया जा रहा है। मतलब कि आप बिना परमिट किसी भी तरीके से परिवहन वाहन को आप उपयोग में नहीं लेंगे। तो ये धारा 66 यहाँ पे कहती है, इसका सीधा सा मतलब है आपको परमिट की आवश्यकता है। आप बिना परमिट अपनी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका प्रयोग आप नहीं कर सकेंगे। बस सीधा सा मतलब आप इसका ये समझो। धारा 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी कि ऐसे कौन से व्हीकल है जिनको परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर सबसे पहले है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कार्यरत वाहन, यानी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कार्यरत वाहन जो होंगे उनको परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाले या स्थानीय प्राधिकारी के साथ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर के तहत केवल सड़क की सफाई, सड़क पानी या संरक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जा रहा हो, जैसे नगर पालिका काम में लेती है। केवल पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस उद्देश्यों के लिए जो काम में लिया जाता है व्हीकल, उनको परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। केवल लाशों और लाशों के साथ जाने वाले शोक मनाने वाले वाहनों के लिए भी नहीं होगी। किसी विकलांग वाहन को खींचने या किसी विकलांग वाहन से माल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में लिया गया वाहन। मोटर वाहनों का निर्माण या व्यापार करता है या चेसिस से जुड़ने के लिए बॉडी बनाता है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल, वहां पर भी आवश्यकता परमिट की नहीं होगी। किसी भी मालवाहक वाहन के लिए जिसका वजन सकल वाहन वजन का मतलब है जीवीडब्ल्यू, ग्रोस व्हीकल वेट, जीवीडब्ल्यू, ग्रोस व्हीकल वेट 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है तो उस व्हीकल के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। जो वाहन के पंजीकरण के प्रयोजन से, यानी उसका पंजीकरण करवाना है, इसके उद्देश्य से चला रहा है और जाति इसमें धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत यानी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, टीआरसी बनी हुई है, तो भी यहां पर आपको परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, सड़क पर रुकावट या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी अन्य मार्ग से, चाहे राज्य के भीतर या बाहर, सक्षम करने की दृष्टि से मोड़ना आवश्यक हो। मतलब कोई बाढ़ आ गई, सड़क टूट गई, तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो वाहनों को डाइवर्ट कर देता है कि भाई आप इस मार्ग को तो बाधित हो गया, आप यहां से नहीं, यहां से गुजरिए। तो वो मार्ग चेंज कर देते हैं। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि आपका रूट या आपका जो चलने का मार्ग था वो था, आप यहाँ क्यों आ गए।
ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब है बाढ़ भूकंप के कारण अगर डाइवर्ट किया हुआ मार्ग है, वो चाहे दूसरे स्टेट में से होके जाता हो, तो भी वहां से उसको अलग से अतिरिक्त परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो इन कामों के लिए आपको परमिट की आवश्यकता नहीं होती। अगला है किराया, खरीद, पट्टे, दृष्टिबंधक, समझौते के अधीन और जो मालिक के डिफॉल्ट के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उनके से कब्जा कर लिया गया। मतलब आपने फाइनेंस करवाया, आपने लोन भरा नहीं, तो फाइनेंस कंपनी अगर उस व्हीकल को ले जाती है कब्जा करके, तो उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है, जब तक वो किसी पर्पज में काम में न ले, वो केवल ले जाती है। और किसी भी परिवहन वाहन को मरम्मत के उद्देश्य से किसी स्थान पर खाली जाते समय भी आपको रिपेयर करवाना है, गाड़ी को सही करवाने के लिए आप कहीं ले जाते हैं, तो परमिट की आवश्यकता नहीं होती। ये भी पॉइंट है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में वो रखना है। यहाँ पे आगे है, किसी परिवहन वाहन को धारा 67 की उपधारा 3 या धारा 88 ए की उपधारा 1 के तहत एक योजना के तहत लाइसेंस जारी किया गया। धारा 88 ए क्या है? आपको पता होगा, परमिट के संबंध में है, एक विशेष परमिट के संबंध में। तो धारा 67 की उपधारा 3 और धारा 88 ए की उपधारा 1 के तहत एक योजना के तहत लाइसेंस जारी किया गया है, तो वहां पर भी आपको अलग से परमिट जारी करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पढ़ा कि परमिट की आवश्यकता तो धारा 66 में है, लेकिन किन किन वाहनों को किन किन परिस्थितियों में परमिट आप नहीं बनाएंगे तो भी काम चलेगा। धारा 67, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यहां पर जो है, सड़क परिवहन को राज्य सरकार वो कंट्रोल कर सकती है। पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। एक राज्य सरकार निम्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम बना सकती है या यातायात को निर्देशित कर सकती है। अंतिम मील कनेक्टिविटी, यानी ये वाहन कहां तक लंबा जा सकता है ना? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में वो रखनी है। अगला है ग्रामीण परिवहन। ग्रामीण परिवहन यातायात भीड़ को कम करना, शहरी परिवहन में सुधार करना, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, परिवहन परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग। इन परिस्थितियों में जो है, यहाँ पर एक राज्य सरकार कानून बना सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादकता दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक जीवन शक्ति में वृद्धि करना, लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि करना, पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, परिवहन के सभी साधनों के बीच और परिवहन प्रणाली के एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा, और ऐसे अन्य मामले जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे। उपधारा 3 के तहत बनाई गई योजना में ली जाने वाली फीस, आवेदन का रूप और ऐसे लाइसेंस के नवीनीकरण, निलंबन, रद्दीकरण या संशोधन सहित लाइसेंस प्रदान करने को निर्दिष्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसे नियम बना सकती है एक राज्य सरकार इन इन कामों के लिए। तो परमिट को लेके एक राज्य सरकार को क्या अधिकार है, वो यहां पर मैंने आपको बताए हैं। धारा हमारी 68 आ गई है, सेक्शन 68, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पर जो, जैसे कि हम कहते हैं ये राजस्थान रोडवेज है, ये हरियाणा रोडवेज है, ये एक प्रकार की अथॉरिटी है। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा 3 में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी, और उसी तरह से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी, मतलब आरटीओ का। आरटीओ का, है ना? हाँ, रीजनल ट्रांसपोर्ट जो है, ये तो ऑफिसर हो गया। आरटीए, आरटीए का गठन करेगी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, इसका गठन भी करेगी। आपको पता होगा आरटीए होता भी है ना? जैसे एक डीटीओ होता है, एक आरटीओ होता है। तो आरटीओ अधिकारी होता है, आरटीओ जिसका मतलब अधिकारी होता है, वो आरटीए अधिक इसमें जो है प्राधिकरण कहलाता है, अथॉरिटी कहलाती है। परमिट के लिए आवेदन के संबंध में सामान्य प्रावधान। आप परमिट का आवेदन करेंगे तो उसके लिए, परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए को किया जाएगा जिसमें वाहन या गाड़ियों का उपयोग प्रस्तावित है। मतलब आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं? जहां पर आप वाहन को रखते हैं या जहां पर आप गाड़ी का प्रयोग या उपयोग करते हैं, वहां पर आपको ये आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। सेक्शन 70, स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन। अब देखो, स्टेज कैरिज जो नाम आया है, तो स्टेज कैरिज हम किसे कहते हैं, आप सभी को याद रखना है। स्टेज कैरिज, एक तो स्टेज कैरिज में मंजिली गाड़ी आती है भाई, मंजिली गाड़ी, मंजिली गाड़ी, यानी कि हम कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काम आने वाली, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ी काम में आती है, उसको हम यहाँ पे मंजिली गाड़ी के नाम से जानते हैं। मोस्टली जो बस होती है ना, बस, उसको मानो आप। स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया।
धारा 71 में दी गई है। धारा 72 है स्टेज कैरिज परमिट का अनुदान, ग्रांट ऑफ स्टेज कैरिज परमिट्स। अप्लाई आपको PSTSA इस फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। इसमें मेन है, एक स्टेज कैरिज परमिट दे सकता है, वह उचित समझे या इसे देने से इनकार भी कर सकता है। मतलब जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण है, वो धारा 70 के तहत किए गए एक आवेदन पर, धारा 70 में आवेदन है, 72 में वो रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वाहनों का उपयोग केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्र में एक निर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा, वो कंडीशन बना सकता है। स्टेज कैरिज का संचालन एक निर्दिष्ट तिथि से, वो जब से कहेगा तभी से आप स्टार्ट करोगे गाड़ी को चलाना। दैनिक यात्राओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, आप दिन में कितने चक्कर बस, मतलब मैंने आपको कहा था ना अभी, मतलब जो स्टेज कैरिज है एक बस है जिसमें आप किराया लेके, जो किराए की बस नहीं होती क्या, ये प्राइवेट बसें जो होती है उनके बारे में, या जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो रोडवेज बसें होती है, दोनों ही शामिल होती है इसमें। तो यहाँ पर दैनिक यात्रा की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, दिन में आप कितने चक्कर लगाओगे, आप तो पूरे दिन चलाओगे ऐसा नहीं है। स्टेज कैरिज की समय सारणी की प्रतियां वाहनों पर आमतौर पर या क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट स्टैंड और होल्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब जो समय सारणी है कि कब आएगी कब जाएगी, समय सारणी से विचलन के ऐसे मार्जिन के भीतर संचालित एक समय बताएंगे कि भी आपका 9 बजे का टाइम है, लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई दिक्कत हुई तो आप 9:15 से पहले पहले निकल जाओगे। ये 15 मिनट का विचलन टाइम भी दिया होता है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये विचलन टाइम होता है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे यात्रियों या सामानों को ऊपर या नीचे नहीं ले जाया जाएगा। मतलब कि जहां पर कि नगर निगम की सीमाओं और ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के भीतर जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्दिष्ट बिंदुओं को छोड़कर यात्रियों या सामानों को ऊपर या नीचे नहीं ले जाया जा सकता। मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर ऊपर लाइट के तार हैं और वहां पर निर्दिष्ट करे कि भी यहाँ पर आपको गाड़ी के ऊपर सामान या यात्रियों को नहीं बैठाना है, तो आपको मानना पड़ेगा। ये मतलब ये नियम बनाए गए हैं। यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जो स्टेज कर्ज पर ले जाया जा सकता है, वो भी एक राज्य सरकार है यहाँ पर निर्धारित कर सकेगी। इसके अलावा है, वाहनों में आराम और सफाई के निर्दिष्ट मानक बनाए रखे जाएंगे। वाहनों में जो सफाई की और आराम से यात्री है वो यात्रा कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पर ब्लू कर रखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ब्लैक कलर में आप इनको पढ़े तो पढ़े, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट जो है इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर में। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। किराया अनुमोदित किराया तालिका के अनुसार लिया जाएगा। जो किराया लेगी वो उसी के अनुसार लेंगे जो निर्धारित है तालिका में। अब है धारा 73, अनुबंध कैरिज परमिट के लिए आवेदन। अनुबंध, अनुबंध का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट का मतलब है आप एक ठेका कर लेते हैं, कोई गाड़ी है, उसके उसको ये कह देते हैं भाई मुझे यहां से आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, 500 किलोमीटर है, कितना है किराया लेगा, वो कहेगा मैं 5,000 लूंगा। तो 5,000 रुपए के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आपका जो है गाड़ी आ गई है ना। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मतलब एक ठेका गाड़ी, अनुबंध गाड़ी। तो उसके लिए भी आपको पहले एक प्रकार से परमिट लेना पड़ता है अनुबंध कैरिज के लिए भी। तो यहाँ पर आपको अनुबंध कैरिज परमिट के लिए आवेदन धारा 73 के तहत होता है। धारा 74, अनुबंध कैरिज परमिट का अनुदान, ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट। यहाँ पे देखिए आप, एक अनुबंध गाड़ी, इस अध्याय में एक अनुबंध गाड़ी परमिट के रूप में संदर्भित के संबंध में परमिट के लिए आवेदन निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे। वाहन का प्रकार, बैठने की क्षमता, मतलब ये चीजें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अगर आप आवेदन करेंगे तो। हाँ, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। मोटर केब किराए पर लेने की योजना, धारा 75, दोहरा धारा जो सेक्शन 75 है, इसमें मोटर केब किराए पर लेने की योजना, स्कीम फॉर रेंटिंग फॉर मोटर केब्स। आपको पता है मोटर केब ये गाड़ियां दो प्रकार की होती है, एक तो मोटर केब होती है, एक मैक्सी केब होती है। मोटर केब जो होती है इसमें अधिकतम, अधिकतम अधिकतम सीमाएं हैं। अधिकतम 6 यात्री, 6 यात्री होंगे प्लस एक चालक होगा, मतलब चालक सहित 7 हो जाएंगे। लेकिन मैक्सी केब में 6 से 12 तक यात्री, 6 से 12 तक यात्री हो सकते हैं और प्लस एक चालक होगा। ये इन दोनों में फर्क है अभी, है ना। नाम से पता चल रहा है, देखो मोटर केब, मैक्सी केब, मैक्सी का मतलब अधिक यात्री है, देख लो, मैक्सी का मतलब ही ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा यात्रियों वाली। इन दोनों में आप अंतर करना, एक में 6 तक प्लस आपका ड्राइवर होगा, अधिकतम 6, और दूसरे में 6 से 12 प्लस ड्राइवर, ड्राइवर दोनों में शामिल अलग से है ना, प्लस चालक है, मतलब इन सवारियों से अलग ड्राइवर होगा। तो मैक्सी का मतलब अधिक होता है, मैक्सिमम होता है ना, तो यहां पर ज्यादा वाला मैक्सी केब होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो किराए पर लेने की योजना,
निजी सेवा वाहन परमिट के लिए आवेदन। देखो निजी सेवा वाहन का मतलब हो गया प्राइवेट सर्विस व्हीकल, एक ऐसे वाहन जिनका प्रयोग एक मालिक जो होता है वो क्या करता है, उद्योग धंधे में प्रयोग करता है, उद्योग धंधा, है ना, उद्योग धंधे में उसका प्रयोग करेगा, तो उससे हम एक निजी सेवा वाहन कहेंगे। मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसका प्रयोग कोई मालिक है वो अपनी फैक्ट्री, कंपनी या उद्योग धंधे में अपने वहां के कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए काम में लेता है, वो होता है आपका एक जो है प्राइवेट सर्विस व्हीकल, है ना, ध्यान रखना है। लेकिन मैं बताऊं आपको, माल का परिवहन करना है तो माल के परिवहन के लिए वही निजी सेवा वाहन नहीं होगा, वो एक फिर आपको एक है ना जो परमिट के तहत एक माल वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये केवल निजी व्यापार में जो मतलब व्यवसाय में जो व्यक्ति होते हैं, काम करते हैं, कर्मचारी, इस निजी सेवा वाहन में केवल और केवल आपके कर्मचारी ही क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, कर्मचारी केवल, माल नहीं। माल माल का माल का परिवहन नहीं होगा, माल का परिवहन नहीं होगा, कर्मचारी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से दावा किया जाता है कि भाड़े या इनाम के लिए आवेदक द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय के संबंधित व्यक्तियों को लाने, देखो भाड़े या इनाम के लिए मतलब भाड़ा या इनाम का आप नहीं कर सकते, या आवेदक द्वारा दिए गए व्यवसाय में संबंधित उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। धारा 77 आपके सामने है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देख लेना भाई, कि भाई निजी सेवा वाहन परमिट के लिए निजी सेवा वाहन क्या होता है। निजी सेवा वाहन है जैसे मेरा कोई मतलब कि व्यवसाय चल रहा है, उसमें 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो दूसरी प्राइवेट सॉरी जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होते हैं उनमें न जाके मैं खुद की गाड़ी भेज दूं, है ना, के लिए एक अलग परमिट होगा, वो सस्ता होगा पब्लिक वाले से। हाँ, ये खुद के मतलब जैसे व्यवसाय के कर्मचारियों को ला रहा है ना, तो उसमें आप पब्लिक को नहीं चढ़ा सकते, केवल आप अपने जो व्यवसाय में कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं का परिवहन कर सकते हैं, आप उसको पब्लिकली यूज भी नहीं कर सकते। तो वो होता है एक निजी सेवा वाहन। तो निजी सेवा यान भी यहां पर मैं बता दूं आपको, जो प्राइवेट सर्विस व्हीकल होता है, प्राइवेट प्राइवेट सर्विस पर प्राइवेट सर्विस व्हीकल होता है, इसको चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके लिए एचएमवी चाहिए भाई, एलएमवी से नहीं चलेगी ये। प्राइवेट सर्विस व्हीकल जो है ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एक व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट परिवहन आ गया, ये परिवहन व्हीकल हो गया ये। इसका नाम तो निजी सेवा वाहन है, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टेशन में काम में आने लगा है, तो ये फिर एक छोटा व्हीकल नहीं है, प्राइवेट यूज के लिए नहीं है, अब ये एक प्रकार का पब्लिक यूज के लिए बन गया है, लेकिन काम क्या है, अपने जो व्यवसाय है उसके कर्मचारी को लाने ले जाने का काम है ना, ये ध्यान देना है। निजी सेवा यान एक प्रकार का परिवहन वाहन है ना, ध्यान से देख लो, निजी सेवा वाहन एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लेकिन इसमें जैसा कि इसमें नाम से पता चला है प्राइवेट सर्विस व्हीकल, मतलब इसमें केवल निजी सेवा दी जाएगी, किसको, निजी कार्यों को, अपने जो मालिक है वो अपने उद्योग धंधे में कार्यरत कर्मचारियों को ही लाया ले जा सकता है, ला सकता है, छोड़ सकता है, पब्लिक को नहीं, है ना, केवल वही आदमी जो वहां पे काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से परिवहन वाहन नहीं है, आपको पूछे कोई परिवहन वाहन नहीं है, वाहन नहीं है, आपसे पूछे भाई, नहीं है, आपको कोई कह दे एक बस, एक कार, ठीक है, और एक निजी सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, और एक आपको कह दे ट्रक। आप सबको पता है बस बिल्कुल होती है, निजी सेवा वाहन ये भी परिवहन वाहन है, और ट्रक ये भी है, लेकिन कार नहीं है ना, ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप से। माल ढुलाई परमिट के लिए आवेदन पर विचार, और माल ढुलाई परमिट के लिए आवेदन, ये होता है गुड्स कैरीज, गुड्स यानी होता है सामान, और कैरीज यानी इसको कैरी करके ले जाने वाला। तो गुड्स कैरीज मतलब माल ढोने के लिए जो गाड़ी होती है उसके लिए परमिट के लिए आवेदन, माल ढुलाई परमिट के लिए आवेदन पर विचार, माल ढुलाई परमिट का अनुदान 79 धारा में जो है। धारा 80 पे आ जाते हैं। धारा 80, परमिट के लिए आवेदन करने और प्रदान करने की प्रक्रिया, प्रोड्यूस इन अप्लाइंग फॉर एन ग्रांटिंग परमिट्स, परमिट की अवधि और नवीनीकरण, धारा 81, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई इसके। अस्थायी परमिट कम से कम 1 माह और अधिकतम 4 माह के लिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। विशेष परमिट 1 साल के लिए, यह भी पूछा जा चुका है। सामान्य परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, याद रखना। नवीनीकरण
परमिट को उसकी समाप्ति तारीख से अधिकतम 15 दिन पहले रिन्यू करवाया जा सकता है, इससे अधिक पहले नहीं। एडवांस रिन्यू की बात हो रही है, एडवांस रिन्यू आप केवल और केवल 15 दिन पहले करवा सकते हैं। मतलब आपका परमिट माना कि 15 दिन बाद समाप्त हो रहा है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन आपका परमिट अगर 2 महीने बाद में एक्सपायर हो रहा है तो आप इसको रिन्यू नहीं करवा सकते। केवल 15 दिन एडवांस में रिन्यू करवा सकते हैं, और परमिट एक्सपायर होने के एक भी दिन बाद आप गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान रहे, परमिट समाप्ति के पश्चात एक भी दिन गाड़ी का प्रयोग आपको नहीं करना है। परमिट का स्थानांतरण मतलब कि आपने परमिट बनवा लिया और परमिट बनवाने के बाद आपने गाड़ी को बेच दिया, तो परमिट का स्थानांतरण करने का क्या नियम है? धारा 82, सामान्य दशा में परमिट का अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी आप अपना परमिट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। लेकिन वाहन बेचने पर वाहन मालिक के नाम पर परमिट का अंतरण किया जा सकता है। वाहन गाड़ी बेच दी है और जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी है केवल आप उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन वाहन मालिक की मृत्यु की स्थिति में उस वाहन उत्तराधिकारी या कब्जा पाने वाले व्यक्ति उस परमिट का अधिकतम 3 माह तक इस तरह उपयोग कर सकेगा जैसे वो परमिट उसी को जारी किया गया। मतलब कोई वाहन का मालिक है, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका जो बेटा है वो गाड़ी का प्रयोग कर रहा है, तो वो 3 माह तक ऐसे ही कर सकता है। लेकिन इस प्रकार वाहन मालिक की मृत्यु पर परमिट एवं वाहन उपयोग के लिए मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर उसकी सूचना परिवहन अधिकारी को देनी पड़ेगी। मतलब आप अगर इसका जो परमिट का स्थानांतरण करे बगैर अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन के भीतर भीतर अपने वाहन मालिक के मृत्यु की सूचना आरटीओ अधिकारी को देनी पड़ेगी। लेकिन आप यूज कब तक कर सकते हैं? 3 महीने। कंडीशन है 30 दिन के भीतर आपको सूचना देनी है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। परमिट, अब ये वाहन मालिक की मृत्यु होगी तो उसका परमिट कोई उसका जो उत्तराधिकारी है, कब्जा पाने वाला व्यक्ति कर सकता है क्या? कर सकता है। कैसे? 3 महीने तक कर सकता है, लेकिन आरटीओ अधिकारी को सूचना इसकी देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाहन का प्रतिस्थापन, माना कि आपके पास परमिट है, आप आपके पास जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी है, आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते, आप उस गाड़ी को बदलना चाहते हैं, तो सेम जो गाड़ी होगी उसको आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं सेम प्रकार की। जैसे अगर कार है तो कार को बदल सकते हैं, बस है तो बस से बदल सकते हैं, ट्रक है ट्रक से बदल सकते हैं, ऐसे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल, आप परमिट जिस वाहन के लिए परमिट जारी किया गया है उसी प्रकृति के वाहन को परमिट प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। जैसे किसी एक बस को जारी परमिट किसी दूसरी बस को रिप्लेस किया जा सकता है। सभी परमिटों से जुड़ी सामान्य शर्तें, वो है आपके धारा 84 में। ऐसा वाहन निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन नहीं चलाएगा। जो निर्धारित वर्तमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है ना, हाँ, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा आप नहीं चला सकते, ऐसा होता है। जिस काम के लिए परमिट जारी किया गया है उसी काम में वाहन का उपयोग करेगा, अन्य कार्य में नहीं। धारा 85, परमिट का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म ऑफ परमिट, यानी किस टाइप का होगा। धारा 86 आ गया है आपके सामने। परमिट रद्द करना या निलंबन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना भाई। परमिट रद्द करना हो, यहाँ पे स्टार लगा लेना। निलंबन करना, सस्पेंशन, कैंसिलेशन और सस्पेंशन। धारा 184 के उल्लंघन पर आपको पता होगा खतरनाक तरीका गाड़ी चलाने का, खतरनाक ड्राइविंग। खतरनाक ड्राइविंग में रेड लाइन क्रॉस करना, स्टॉप रेखा को पार करना, गलत ओवरटेकिंग करना, है ना, दूसरे लोगों को खतरे में डालना, वाहन का मालिक बदल जाने पर भी परमिट रद्द किया जा सकता है। वाहन मालिक द्वारा कपट मिथ्या तथ्यों से परमिट प्राप्त करने पर तो भी किया जा सकता है। परमिट में उल्लेखित कार्यों से अलग कार्यों में यान का प्रयोग, आपको यात्री जो है ढोने के लिए परमिट दिया गया, आप माल परिवहन कर रहे हैं, किया जा सकता है। वाहन मालिक द्वारा किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेने पर भी परमिट है वो रद्द किया जा सकता है। अब है धारा 87, अस्थायी परमिट, टेम्परेरी परमिट। अस्थायी परमिट कम से कम 1 माह के लिए जारी होता है, अधिकतम 4 माह के लिए जारी होता है। धारा 87 के तहत अस्थायी परमिट अधिक से अधिक 4 माह तक दिया जा सकेगा। अस्थायी परमिट किन किन दशाओं में दिया जा सकता है? धार्मिक मेला, मौसमी कार्य, विशेष अवसर। तीन, चौथा है परमिट नवीनीकरण में देरी हो जाने पर। मतलब आपने परमिट के लिए आवेदन तो कर दिया है लेकिन वो आ नहीं रहा है, और या कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई भी जो प्रशासनिक कार्य हो सकता है, उसकी वजह से परमिट आपका अगर देरी हो रहा है तो आपको एक टेम्परेरी परमिट जारी कर दिया जाएगा कि भाई आप जब तक आपका ये परमिट नहीं आएगा तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 4 कारण होते हैं अस्थायी परमिट के। धार्मिक मेला फर्स्ट, मौसमी कार्य सेकंड, विशेष अवसर तीन, और परमिट नवीनीकरण चार। अब आपको इनको ऐसा समझ सकते हैं, ये 87 का पहला, ये 87 का दूसरा, ये 87 का तीसरा और ये 87 का चौथा, है ना। तो ये चार है, 87 में 4 कारण है अस्थायी परमिट को जारी करना। किन किन परिस्थितियों में? 87, एक के तहत धार्मिक मेला,
मौसमी कार्य जैसे कि सब्जियां वब्जियां होती है और होता है 87। दो, विशेष अवसर, कोई विशेष काम हो गया, कोई स्पेशल, 87। तीन, और एक परमिट नवीनीकरण के में देरी है तो 87 4 के तहत परमिट है वो टेम्पररी परमिट जारी किया जा सकता है। उस क्षेत्र के बाहर उपयोग के लिए परमिट का वैधीकरण जिसमें दी गई है, वैलिडिटी ऑफ परमिट फॉर यूज आउटसाइड रीजन इन विच ग्रांटेड, विशेष परमिट धारा 88। धारा 88 की उपधारा 8 के अनुसार किसी विशेष परिस्थितियों में जारी विशेष परमिट की अवधि अधिकतम 1 साल तक होगी। मतलब इसमें एक विशेष परमिट आपको जारी किया जाता है, माना कि आपका परमिट खत्म हो गया है, लेकिन आपको अब परमिट आगे बढ़ाना, इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप एक कोई स्पेशल कार्य में लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको एक स्पेशल परमिट जारी किया जा रहा है ना? तो ये 1 साल के लिए जारी किया जा सकता है, याद रखना। स्पेशल परमिट धारा 88 है, अस्थायी परमिट 87 है। धारा 89 अपील परमिट से संबंधित, कोई भी आपकी अगर मतलब शिकायत है तो आप अपील कर सकते हैं। धारा 90 संशोधन, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित हुआ है तो ऐसे आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर उसके आवेदन पर आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी किया जा सकेगा। आपके खिलाफ या आपके परमिट में ऐसी शर्तें लगा दी गई है जो आपको काम करने ही नहीं दे रही है, तो आप व्यथित हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, आप फिर से अपील करेंगे तो आपके लिए जो परमिट जारी किया गया है उसमें जो है संशोधन हो सकता है। तो इस प्रकार से धारा 90 संशोधन को है ना? तो धारा 91, चालकों के काम के घंटों का प्रतिबंध, यानी एक चालक जो होगा कितने घंटे काम करेगा, वर्क जो है, वर्क फॉर ऑफ ड्राइवर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाउस ऑफ वर्क ऑफ ड्राइवर, यानी ड्राइवर को बहुत लंबा काम न करे, इसके लिए ये नियम बनाती है। दायित्व के प्रतिबंधात्मक अनुबंधों की शून्यता, है ना? तो यहाँ पर जो दायित्व है उनके ऊपर प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, अनुबंध किए जाते हैं, उनकी सुनिए उनको समाप्त करना। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एजेंट या प्रचारकर्ता, धारा 93। धारा 94, दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक। जो दीवानी न्यायालय होते हैं, देखो न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीवानी, एक फौजदारी। ध्यान से समझना, फौजदारी। देखो, फौजी के पास क्या होता है, लठ होता है ना? लठ, लठ से मारा जाता है। और दीवानी, एक दीवानी कौन हो सकती है, जिसके पास पैसे हो, पैसे वाले दीवाने होते हैं ना, तो पैसे मतलब कि पैसे से संबंधित मामले दीवानी मामले कहलाते हैं। पैसे से संबंधित मामले दीवानी मामले, और लठ मार मार कुटाई से संबंधित मामले हैं वो यहां पर फौजदारी मामले कहलाते हैं। समझ गए क्या? फौजदारी मामलों में लड़ाई झगड़े के मामले आते हैं, दीवानी मामले में पैसों से संपत्ति से संबंधित मामले आते हैं। तो यहां पर जो है दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक, दीवानी न्यायालय पैसों के लेन देन से संबंधित जो न्यायालय है वो उनकी अधिकारिता पर रोक होती है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो इसमें मतलब है इंटरफेयर नहीं कर सकते आपके। स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, इसको स्टार लगा लेना भाई। मतलब स्टेज कैरिज जो सवारियां ढोने वाली बसें होती है, और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ये भी सवारियां ढोते हैं, माल भी परिवहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज है, ये दोनों के संबंध में राज्य सरकार है और नियम बना सकती है धारा 95 के तहत। धारा 96, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6, राज्य परिवहन उपक्रम से संबंधित विशेष प्रावधान। राज्य परिवहन उपक्रम जो है, यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, धारा 97 में परिभाषा दी गई है। धारा 98, धारा अध्याय 5 और अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए अध्याय। धारा 99, राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशित करना। धारा 100, प्रस्ताव पर आपत्ति। धारा 101, कुछ परिस्थितियों में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अतिरिक्त सेवाओं का संचालन। धारा 102, योजना को रद्द या संशोधित करना। धारा 103, राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट जारी करना। धारा 104, अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में परमिट देने पर प्रतिबंध। 105, मुआवजे और उसके भुगतान के निर्धारण के सिद्धांत और विविध। धारा 106, वाहनों में मिली वस्तु का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल फाउंड इन व्हीकल्स। कोई व्हीकल में अगर कोई संख्यात्मक कोई वस्तु मिल गई तो उसका निस्तारण कैसे करना है उसके संबंध में ये जो रूल है, धारा 106। और धारा 107, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 108, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की कुछ शक्तियां, मतलब केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकती है कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्य सरकार की है, एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट की है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट काम में ले सकती है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, मोटर वाहनों का निर्देश उपकरण और रखरखाव।
यानी कि जो गाड़ियां होती है उनके लिए क्या निर्देश हो सकते हैं, क्या उपकरण उनमें रखने चाहिए, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले धारा 9 आपके साथ 109 आपके सामने, वाहनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में सामान्य प्रावधान। नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति है। यानी कि जो मोटर वाहनों के लिए जो नियम है वो कौन बना सकती है, यहाँ पे केंद्र सरकार। धारा 110 स्टार लगा लेना भाई। रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर यानों को वापस बुलाना। यानी कि अगर वाहन खराब हो गया है, वाहन सड़क पर चलाने के योग्य न हो, जनता के लिए खतरा बन गया है, अनुपयोगी हो, है ना, तो इन कारणों से रिकॉल कर सकते हैं। और ये रिकॉल का जो कोई सुविधा है ना, ये अमेंडमेंट हुआ है कब, 2019 का जो संशोधन है ना, उसमें ये नियम जोड़ा गया अभी। ध्यान रखना, धारा कौन सी है, धारा 110 ए है। रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल, वाहनों का मतलब आपको सब कुछ परमिट, फिटनेस, टैक्स और आपके आरसी सब कुछ जारी किया गया, आपके पास लाइसेंस भी है। लेकिन अगर आप ये चार कामों में से एक कोई गलती करते हैं तो आपके गाड़ी को वापस कर सकते हैं, भी गाड़ी को वापस ले आओ और सीज कर देंगे उसको, है ना, और उसको स्क्रैपिंग के लिए भेज देंगे। आपको ध्यान रखना है। नियम 111, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो यहां पर कुल मिला के आज हमने जो अध्याय है, अध्याय अध्याय यहाँ पर हमने जो है 5, 6 और 7 का अध्ययन किया। ये अध्याय 5 जो है परमिट से संबंधित था, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज हमने ली है, नो डाउट। और धारा 7 में धारा 110 ए हमने पढ़ा है, रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल, आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस हमने पढ़े हैं। तो इनसे संबंधित देखो, अब आपको यहाँ पर धारा याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है कि रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल किन किन कंडीशन में हो सकता है। तो ये चार कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो याद करनी है। धारा 110 ए याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो है ना कंडीशन आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे अब विशेष परमिट है, स्पेशल परमिट या एक टेम्परेरी परमिट है, तो वो कितने समय के लिए, किन कंडीशंस में, कब कब जारी किया जा सकता है। परमिट किन कंडीशन में जारी करवाना जरूरी है, किन कंडीशन में जारी नहीं करवाना तो भी काम चल जाएगा, मतलब छूट प्रदान की गई है परमिट से। तो ऐसे व्हीकल को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर जो पहली जो पेज में आया था कि भी जिसका ग्रोस व्हीकल वेट 3000 किलोग्राम से कम होगा तो उसको परमिट की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना। तो पर्सन यहीं से छापेगा, आपको इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान से वो देखना है। ज्यादा आपको यहाँ चिंता आपको नहीं करनी है कि क्या और कैसे होगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा और आराम से आपको ये जो है चीजें ध्यान से पढ़नी है। तो साथियों, आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो भी जानकारी मैंने आप सभी को जो बताई आज, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो संशोधन 2019 में हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी मानवीय कारणों से अगर कोई भूल हो भी जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इस मोटर व्हीकल एक्ट को पूरा छानबीन करके बेस्ट वे में आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि एक जो सामान्य कैंडिडेट होता है वो पूरा एक्ट नहीं पढ़ पाएगा और आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा और आप सही चीजों को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये काम मैंने किया है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को बताना चाहूंगा। और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है, मोटर व्हीकल एक्ट को लेके एक ई बुक हमने तैयार कर रखी है बहुत ही शानदार तरीके से। उस ई बुक में इस एक्ट से संबंधित सारे फैक्ट लिखे हुए हैं और वो चीजें जो आपको एक्ट में पढ़नी है सारी की सारी हाईलाइट करके विशेष रूप से अलग डिजाइन में, जैसा कि मैंने ये पीपीटी आपको बताई है उसी टाइप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता रखी है। तो आप उनको भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कहां से करनी है, आपको हमारा जो स्टडी एट होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर जाओगे, इस ऐप के अंदर ई बुक सेक्शन आपको दिखा, ई बुक, ई बुक में आपको मोटर व्हीकल एक्ट नाम से एक आपको बुक दिखेगी, उससे आप ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना, एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।